हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स करें पर। आई होप आप सब लोगों की तैयारी टेंथ के बोर्ड्स के पेपर की बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। प्रीवियस जितने भी पेपर्स हुए हैं आपके बोर्ड्स के सब बहुत ज़बरदस्त गए होंगे और उससे भी ज़बरदस्त आप लोगों का जो जाने वाला है वो टेंथ का पेपर होगा। एनसीईआरटीज़ आप लोगों ने रिपीटेडली कर ली हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप लोगों ने कर लिए हैं, सैम्पल पेपर्स आप लोग कर रहे हैं। कोई भी मिस्टेक आपकी होती है तो आई होप दैट आप सब लोग उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, उस पर चार चांद लगाने के लिए मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ टॉप 10 ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं, सिर्फ एक ही टारगेट के साथ, एंड दैट टारगेट इज 80 on 80। तो क्या वो 10 क्वेश्चन है? आइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है दैट इज इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हम लोग को दे रखा है 2x² माइनस 5x माइनस 2k प्लस 1 इज ट्वाइस द अदर, फाइंड बोथ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं कि हमको उस क्वेश्चन के अंदर फुल मार्क्स मिले, है ना। और फुल मार्क्स कब मिलेंगे? जब हम लोग प्रॉपर स्टेटमेंट लिख के क्वेश्चंस करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट के भी आपको पेपर में नंबर मिलते हैं। आप लोगों ने बहुत बार आंसर कीज देखी होंगी, उन आंसर कीज में स्टेटमेंट्स के आगे भी कुछ ना कुछ नंबर्स अलॉटेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर। तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि लेट द जीरोज बी एल्फा एंड 2 अल्फा। ठीक है, दो जीरोज हमारे हो गए, अल्फा एंड 2 अल्फा। पॉलिनोमियल हमको क्या क्या गिवन है? पॉलिनोमियल हमको गिवन है, पॉलिनोमियल इज गिवन है 2x² माइनस 5x माइनस 2k प्लस 1। अब हम लोगों को एक रिलेशन पता है, वो रिलेशन होता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हमारा होता है वो होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पे इसी रिलेशंस को हम लोग यूज़ करने वाले। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स अगर मैं निकालूँ, देयरफॉर अल्फा प्लस 2 अल्फा विल बी माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए माइनस बी अपॉन ए, बी होता है हमारा एक्स का कोएफिशिएंट जो कि दे रखा है मेरे को -5, और ए होता है मेरा x² का कोएफिशिएंट जो कि मेरे को दे रखा है 2। तो ये निकल के आ गया मेरा 5/2। इसका मतलब ये है कि 3 अल्फा इज इक्वल टू 5/2, जिससे अल्फा की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 5/6। अल्फा निकल के आ गया मेरा 5/6। अब दूसरा रिलेशन जो हमारा है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 अल्फा इज सी अपॉन ए, इज सी अपॉन ए। सी होता है हमारा जो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू भी हमको दे रखी है -2k प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू तो हमको 2 गिवन ही है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, अल्फा की जगह पे अगर 5/6 में पुट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 का होल स्क्वायर दैट इज 25/36 इज इक्वल टू -2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से 18 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 9। तो हमारा ये निकल के आ गया 25/9 इज इक्वल टू -2k माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ -2k इज इक्वल टू 25/9, माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा एंड इट विल बिकम एज, एलसीएम लूँगा 34/9। तो यहाँ से जो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 34/9 इंटू -2, ये कट गया -17/9 हमारी k की वैल्यू आ गई, -79 हमारी k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू जो हमारी आ गई वो आ गई -17/9। हमसे सबसे पहले पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं k इज इक्वल टू -17/9। फिर हमसे पूछा फाइंड बोथ द जीरोज, तो एक जीरो तो हमारा अल्फा तो हमारा निकल के आ गया था 5/6, है ना। दूसरा जो हमारा रूट था दैट वाज 2 अल्फा, वो आ जाएगा 5/3, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो सेकंड क्वेश्चन जो हमको यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर
इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABC इन विच PQRS आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। ये डायग्राम हमको यहाँ पे दे रखा है। इफ AD इज परपेंडिकुलर टू DC, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, एंड BC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, मतलब ये जो पूरा BC है आपका, ये आपको यहाँ पे 30 सेंटीमीटर गिवन है, एंड BS इज 24, ये इतना BS 24 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ DC, तो मतलब इस पूरी की पूरी लेंथ की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये पूरी की पूरी लेंथ हमको फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को हमको करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को गिवन है कि जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन है ना, हमको दे रखा है एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। हमको BS की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और हमको BC की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर, है ना। अब हमको ये बात पता है कि BS की जो वैल्यू होगी वो BR की इक्वल होगी। BS विल बी इक्वल टू BR। क्यों? रीजन लिखना है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये बात हमको पता है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। देयरफॉर मैं BR की वैल्यू भी क्या कह सकता हूँ, मैं BR की वैल्यू भी 24 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ। अच्छा, BR की वैल्यू अगर 24 आ गई तो देयरफॉर मैं RC की वैल्यू क्या कह सकता हूँ, RC की वैल्यू मेरी 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। RC इज 6 सेंटीमीटर, जिससे मैं ये बात कह सकता हूँ कि QC की वैल्यू भी हमारी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, और रीज़न वही होगा सेम, है ना, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अच्छा, QC की वैल्यू हमारी आ चुकी है, और हमको पूरी DC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो DQ और फाइंड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ज्वाइनिंग OP एंड OQ, ज्वाइनिंग OP एंड OQ। तो यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, देयरफॉर एंगल OPD इज इक्वल टू एंगल OQD। वाई? रीजन लिखना है, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बात हम लोग को पता है कि टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मेरे को पता है ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर मेरे को ये बात समझ में आ गई कि एंगल एंगल POQ इज ऑल्सो 90 डिग्री। वाई? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये बात मेरे को पता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होता है, तो मैंने इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। अब मैं ये बोल सकता हूं कि एज PD इज इक्वल टू DQ, एज PD इज इक्वल टू DQ, देयरफॉर, ध्यान से देखिएगा, तो मैंने कह दिया कि POQD इज अ स्क्वायर। POQD हमारा स्क्वायर हो गया। POQD को हमने क्या प्रूफ कर दिया, स्क्वायर प्रूफ कर दिया। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं सारे एंगल एक तो 90 डिग्री हैं, और एडजेसेंट साइड्स भी हमारी इक्वल है। ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है, तो कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल 90 डिग्री हो और उसके एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो, तो वो हमारा स्क्वायर होता है। दैट इज अवर स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर है तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि OP इज इक्वल टू DQ, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है, तो देयरफॉर DQ की वैल्यू भी हमारी 8 सेंटीमीटर आ गई। क्यों? क्योंकि रेडियस इस सर्कल का हमको 8 सेंटीमीटर गिवन है। मेरे को पता है कि PO जो है दैट इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, DQ अगर हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया तो देयरफॉर DC की वैल्यू हमारी 8 + 6 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि OPDQ हमारा एक स्क्वायर बन रहा है ना। तो बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर ली कि टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका पेपर में आपको प्रीवियस ईयर के अंदर दिखेगा, है ना। तो इसी तरीके से ये सारे स्टेप्स लिखकर ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन अगर आपको ध्यान में नहीं आएगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे,
है ना। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, बट सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो बच्चे इसमें कर देते हैं वो गलत फिगर बना देते हैं, है ना। गलत फिगर बना देते हैं, उसके बाद जो सॉल्यूशन निकलता है वो उस फिगर के हिसाब से सही निकलता है, बट क्योंकि फिगर ही गलत है तो इसलिए पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या फिगर हमारे इस क्वेश्चन की बनेगी। दे रखा है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग दे रखी है ना, और इस बिल्डिंग की हाइट क्या है 15 मीटर। इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है एक टॉप ऑफ टावर तक, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, दिस इज 30 डिग्री। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, अच्छा इसी बिल्डिंग के बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर जा रहा है, यहाँ से ऐसे ऊपर जो जा रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दैट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, मतलब हाइट ऑफ द टावर मतलब ये पूरा हमको फाइंड करना है जिसको हम लोगों ने एच एज्यूम कर लिया, और ये हमको फाइंड करना है जिसको हम लोगों ने एक्स एज्यूम कर लिया। ठीक है, इसको दे देते हैं ए बी सी डी ई। तो सबसे पहले तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि डायग्राम हम लोगों ने किस तरीके से बनाया, एक सेंटेंस पढ़ के हमको डायग्राम को क्रिएट करना है। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या है ना, सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो हमको फाइंड करना है एच एंड एक्स। ओके, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो चलिए पहले ए बी सी नहीं लेते, पहले बी ई डी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल बी ई डी, है ना। अब बी ई डी के अंदर ये बात मेरे को पता है कि बी डी अपॉन ई डी विल बी इक्वल टू tan 60, विल बी इक्वल टू tan 60। तो बी डी की वैल्यू हम लोगों ने h ली है, ई डी की वैल्यू हम लोगों ने x ली है, और tan 60 की वैल्यू मेरे को पता है √3 होती है। तो यहाँ से जो सबसे पहला रिलेशन मेरा h इज इक्वल टू √3x निकल के आ गया, h इज इक्वल टू √3x। अब हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर अगर मैं लिखूं बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अच्छा बी सी को क्या मैं इस पूरे h में से 15 माइनस करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये लिख देता हूँ मैं h माइनस 15 अपॉन ए सी की वैल्यू आपको पता है x ही हो जाएगी, क्योंकि जितना अगर ये x है तो ये ए सी भी x होगा, और tan 30 की वैल्यू में निकल गई √1 अपॉन √3। अच्छा h की वैल्यू क्या थी √3x, तो √3x माइनस 15 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 15 √3 इज इक्वल टू x। इसको सॉल्व करूँ अगर तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 15 √3, जहाँ से x की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 7.5 √3। x की वैल्यू क्या निकल गई 7.5 √3। अच्छा x की वैल्यू 7.5 √3 अगर मेरी निकल गई तो इसको अगर मैं h में पुट कर दूं तो h आ जाएगा √3 इंटू 7.5 √3 इज 3, 7.5 इंटू 3 निकल के आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हम लोग लिख देंगे हाइट ऑफ टावर इज 22.5 सेंटीमीटर। और जो दूसरी चीज़ पूछी थी डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग इज इक्वल टू 7.5 √3 सेंटीमीटर, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इसमें चैलेंज नहीं आया आप लोगों को बिल्डिंग को मतलब फिगर बनाने के अंदर। बट हाँ, थोड़ा सा ध्यान से हमको केयरफुली इस क्वेश्चन को करना है, कभी कभी डायग्राम गलत बन जाएगा ना तो पूरा आंसर आपका इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया, अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेकिंग ईच वर्टेक्स एज सेंटर, सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोग को यहाँ पे दे रखा है ऐसे। ओके अब यहाँ पे दे रखा है टेकिंग रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल।
ये हाफ साइड हो गई। इतना रेडियस लेकर इन्होंने सर्कल्स बनाए हैं ऐसे, ये एक सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल हो गया, तीसरा सर्कल हो गया। इस तरीके से इन लोगों ने सर्कल्स बनाया और हमसे बोला फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला है ना, इस पार्ट का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है, इस पार्ट का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि अगर पूरे ट्राइंगल में से ये वाला सेक्टर जो दे रखा है, ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर अगर माइनस कर दूं तो रिक्वायर्ड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, आ जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 49√3 दे रखा है, तो मेरे को पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि √3/4 साइड स्क्वायर की वैल्यू 49√3 है। अब √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो एस स्क्वायर की वैल्यू 196 आ गई, जहाँ से मैं एस की वैल्यू 14 सेंटीमीटर निकाल सकता हूँ। मतलब जो ट्राइंगल है उसका एक साइड की वैल्यू हमारी 14 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हमसे बोला कि रेडियस जो इन सर्कल्स का है वो इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल है। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ रेडियस ऑफ सर्कल विल बी 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, है ना। एरिया ऑफ द सेक्टर, 3 सेक्टर हैं, तो इस एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई r स्क्वायर θ/360। मतलब उसके लिए हमको एक तो चाहिए रेडियस हमारे पास है, फिर हमको चाहिए एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। और हमको ये बात पता है कि पूरा ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये हर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो अब मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल inside the triangle that will be pi r square θ/360, pi r square θ/360 22/7 into 7 into 7। अच्छा, इस पूरे को मेरे को 3 से भी मल्टीप्लाई करना, क्यों, क्योंकि ऐसे 3 सेक्टर है। पाई r स्क्वायर θ/360, थीटा इज 60/360, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बिकम 6, दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 11। तो एरिया निकल के आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, एरिया विल बी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर अब हमको निकालना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्राइंगल नॉट इंक्लूडेड इन सर्कल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेड से शेड कर रखा है इसको रब कर देता हूँ। मैं लूँगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, area of shaded region will be area of equilateral triangle, that is 49√3 minus 77। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरे को दिख रहा है यहाँ पे जो 7 मेरा कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 7√3 माइनस 11। अच्छा, √3 की वैल्यू बोल रखा है 1.73 लेनी है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1.73 माइनस 11। 1.73 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 173 इंटू 7 इज 121512 12.11। इसको लिखता हूँ 7 इंटू 12.11 माइनस 11 विल कम आउट टू बी 7 मल्टीप्लाइड बाय 1.11, आंसर विल कम आउट टू बी 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा। फिर आपने देखा किस तरीके से वर्टेक्स में सर्कल बना के एरिया ऑफ सेक्टर निकालना बहुत ज़रूरी था। और ये बात हमको पता होनी चाहिए कि क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सेक्टर का जो एंगल होगा वो एंगल 60 डिग्री होगा, दैट एंगल विल बी 60 डिग्री। ठीक है, तो आंसर हमारा निकल के आ गया 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसको यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्स लिख देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी आप अगर √3 की वैल्यू ले रहे हैं या कोई भी वैल्यू पाई की वैल्यू 3.14 ले रहे हैं, तो उसके बाद आंसर में अप्रॉक्स ज़रूर लिखना है। कभी कभी ऐसा होता है आंसर शीट के अंदर 3 नंबर लेके आंसर निकला होता है
है ना, डेसिमल को 3 पॉइंट तक ले रखा होता है, कभी 1 पॉइंट तक, कभी 2 पॉइंट तक, तो कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ बैग कंटेनिंग वाइट एंड रेड बॉल्स, हाफ द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इज इक्वल टू 1/3 द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, ट्वाइस द नंबर ऑफ balls exceed 3 times the number of red balls. Twice the total number of balls exceed 3 times the number of red balls by 8. How many balls of each type does the bag contain? तो ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सीधा दिख रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि लेट द white balls be x and रेड बॉल्स भी y एंड रेड बॉल्स भी y। अच्छा, अगर वाइट बॉल्स x हैं, रेड बॉल्स y हैं, तो देयरफॉर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल बॉल्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होंगे। क्यों? क्योंकि हमको टोटल बॉल्स की भी कंडीशन यहाँ पे गिवन है, इसलिए हम लोगों ने टोटल बॉल्स एक्स प्लस वाई लिख दी। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग की क्या बनेगी, हाफ द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स x हैं, उसका हाफ is equal to 1/3 the number of red balls is equal to 1/3 the number of red balls is y upon 3। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2y। फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों की बन गई। ठीक है, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, 3x इज इक्वल टू 2y। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोगों को दे रखी है, ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स माने 2 इंटू एक्स प्लस वाई exceeds 3 times the number of red balls by 8। 3 times the number of red balls y हैं, तो 3y से exceed कितना करती हैं, 8 exceed करते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3y प्लस 8। तो निकल के आ गया 2x इज इक्वल टू y प्लस 8। 2x इज इक्वल टू y प्लस 8, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, 3x की वैल्यू अगर हमारी 2y थी तो यहाँ से मैं x की वैल्यू 2y अपॉन 3 ले सकता हूँ। x की वैल्यू 2y अपॉन 3 आ गई। देयरफॉर अब पुट कर देंगे 2 इंटू 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू y प्लस 8। 4y अपॉन 3 इज इक्वल टू y प्लस 8। 4y इज इक्वल टू 3y प्लस 24, जहाँ से y की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 24। अच्छा, y की वैल्यू मेरी 24 अगर निकल के आ गई तो अब इसको मैं कहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 2 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 3 कट गया, x की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 16। तो अगर मेरे से रेड बॉल्स पूछा है तो सबसे पहले चलिए वाइट लिखता हूँ। वाइट बॉल्स इज इक्वल टू कितनी थी, x 16। रेड बॉल्स मेरी निकल के आ गई 24, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का किस तरीके से इक्वेशन को फॉर्म करना है प्लस केयरफुली उसको सॉल्व करना है ना, ये चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एपी का क्वेश्चन आ चुका है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द 10th टर्म एंड द nth टर्म। ओके, 10th टर्म एंड nth टर्म हमको उसकी फाइंड करनी है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दे रखा है, तो इसका मतलब है Sn की वैल्यू हमको 4n माइनस n स्क्वायर गिवन है। Sn इज 4n माइनस n स्क्वायर, और AP के अंदर ये बात हमको पता है कि अगर मैं इस n की जगह पे 1 पुट करूँगा तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। तो S1 हमारा निकल जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। और जो हमारा S1 होता है वही होता है हमारा A। तो A की वैल्यू हमारी 3 निकल के आ गई, A की वैल्यू हमारी 3 निकल के आ गई। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा S2। S2 का मतलब होता है सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 8 माइनस 4 दैट इज 4।
S2 की वैल्यू मेरी 4 निकल गई, और ये बात मेरे को पता है, सम ऑफ टू टर्म्स माने A1 प्लस A2 की वैल्यू 4 है। अच्छा, A1 की वैल्यू अगर 3 है प्लस A2 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ A2 की वैल्यू मेरी 1 निकल गई। A2 की वैल्यू मेरी 1 निकल गई। फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है, सेकेंड टर्म भी आ चुकी है। अच्छा, अगर मेरे को अब D निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। तो कॉमन डिफरेंस जो मेरा निकल के आ गया वो निकल के आ गया मेरा -2। कॉमन डिफरेंस इज -2। अब देखिए हमारे पास A भी आ चुका है, D भी आ चुका है। अब कुछ भी हमसे पूछा वो हम निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले अगर nth टर्म निकालनी है मेरे को an, तो an की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an निकाल लेंगे, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है -2। सॉल्व करेंगे 3 प्लस माइनस n और प्लस 2, तो ये निकल जाएगा 1 माइनस n, जो कि हमारा आ गया an। सबसे पहले हमारा निकल गया an। अब nth टर्म आ चुकी है, 10th टर्म निकालनी है, तो n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे। तो a10 की जो वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 1 माइनस 10। तो a10 इज इक्वल टू -9। a10 की वैल्यू क्या आ गई, -9 आ गई। तो हमसे क्या पूछा था, nth टर्म पूछा था, ये हमारी आ गई। 10th टर्म पूछा था, -9 हमारी आ गई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। सीधा सीधा SN का फॉर्मूला, AN का फॉर्मूला हमारा इसमें यूज़ हो रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। D आपको पता होना चाहिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हम करेंगे तो D आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ़ 4 पॉइंट दे रखे हैं 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर में लेना है। ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर मैं एक पैरेललोग्राम ऐसे बना रहा हूं, तो A, B, C, D, इस A को अगर मैं 1, 2 ले लूँ, B को मैं 4, y ले लूँ, C को मैं x, 6 ले लूँ, एंड D को मैं 3, 5 ले लूँ, तो आप देख रहे हैं ये मैंने वर्टिसेस जो है ऑर्डर में लिए हैं। ऑर्डर का मतलब है ऐसे, देखिए आप फ्लो में चल रहा है A, B, C, D। ऐसे नहीं करना A, B, C, D, ऐसे नहीं करना। तो ऑर्डर में मैंने लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y हमको फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो चलिए सबसे पहले हमको गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है हमारा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग बनाएंगे, करेंगे ज्वाइनिंग AC एंड BD, और ये बात आप लोगों को बहुत क्लियर है कि AC एंड BD आर द डायगोनल्स। AC एंड BD आर द डायगोनल्स। अब मेरे को पता है कि एज द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग यूज कर रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा, x1 अपॉन x2, सॉरी x1 प्लस x2 अपॉन 2, 1 प्लस x अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 4 अपॉन 2, कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया है। तो यहाँ से मेरे को ये बात समझ में आ गई, देयरफॉर 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 एंड 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 6 एंड y की वैल्यू हम लोगों की निकल के आ गई 3। तो जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के अंदर ये बात आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आ जाती है वो ये आ जाती है कि वी हैव टू टेक दीज पॉइंट्स इन ऑर्डर, है ना। ऑर्डर में लेना ABCD, अगर आप ऑर्डर में नहीं लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोगों की निकल के आ गई 6 और y की वैल्यू हम लोगों की 3 निकल के आ गई। ठीक है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपर में
आता है। अगर आप इसको साइड लेके करेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा और उसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम और डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अ बैग कंटेन्स वाइट, ब्लैक एंड रेड बॉल्स ओनली, 3 ही बॉल्स हैं खाली। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट इज इतना, ब्लैक इज इतना, फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो ये बात मेरे को दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इज इक्वल टू 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 2/5। देयरफॉर ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3/10 प्लस 2/5, 1 माइनस 3/10 प्लस 2/5, क्योंकि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हमको किसी भी इवेंट के अंदर दे रखे हैं, अगर उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को मैं ऐड कर दूं तो उसका सम हमारा 1 आता है। अब हमको वाइट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, रेड की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन नहीं है, बट मेरे को ये बात पता है कि वाइट की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी एंड रेड की प्रोबेबिलिटी अगर प्लस करूंगा तो आंसर 1 आएगा। तो रेड की निकालनी है तो 1 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाए, अच्छा इसको कर देता हूँ, ये आ जाएगा 7/10, इट विल कम आउट टू बी 7/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जो हमारे निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 3/10। क्या निकल के आ गई? 3/10। अब नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ द बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल्स, है ना, ब्लैक बॉल्स कितनी है? 20 है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। अच्छा, सबसे पहले किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, है ना। अब हमको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल दे रखी है ना, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स। ब्लैक बॉल्स को टोटल से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल भी हम लोगों को गिवन है 2/5। अच्छा, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल हमको दे रखा है, द बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल्स, और टोटल बॉल्स को लेट से अगर मैं x मान लूँ, इसको सॉल्व करूँ, ये हो जाएगा 10, तो x निकल के आ गया हमारा 50 बॉल्स। कितने निकल के आ गए? 50 बॉल्स। तो देयरफॉर आई कैन से टोटल बॉल्स इन बैग इज 50, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो इसके अंदर फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो आंसर निकल के आ गया 50 बॉल्स। अच्छा, क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स भी पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स भी हम लोगों का 3/10 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर, है ना, एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर एंड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर मोर देन इट्स इनिशियल स्पीड। इफ इट टेक्स 4 आवर्स टू कंप्लीट द होल जर्नी, व्हाट इज द इनिशियल एवरेज स्पीड? बहुत बार आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर के अंदर देखा होगा, है ना, और 5 नंबर के अंदर आता है। सोचिए, काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चन है, 5 नंबर के अंदर आता है। बस थोड़ा सा ध्यान से करना है। हमको ये बात पता है कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, या फिर अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इनिशियल एवरेज स्पीड पूछिए तो हमने बोल दिया कि लेट द इनिशियल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, लेट द इनिशियल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर हो गई, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी, ध्यान से देखिएगा, 132 किलोमीटर पर आवर वो ट्रेवल कर रहे हैं सर्टेन एवरेज स्पीड पे, वो हमको पता है दैट इज x। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 140 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहे हैं किस स्पीड पे?
एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द इनिशियल स्पीड, मतलब ये ट्रैवल हो रहा है x+4 से, और इस पूरे को जर्नी को कवर करने में उनको 4 आवर्स लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 4 आवर्स। तो ये वो इक्वेशन है जो कि आप लोगों की सबसे पहले फॉर्म होगी। तो इस इक्वेशन को सही फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉल्व तो इसको हम कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर के अंदर मुझको 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 अगर कॉमन ले लूँ मैं यहाँ पे, तो ये बच जाएगा 33/x प्लस 140 का हो जाएगा 35/x+4 इज इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो आप देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बच जाएगा 1। तो ये हो गया 33/x प्लस 35/x+4 की वैल्यू आ गई 1। एलसीएम लूँगा, 33x+4 प्लस 35x इज इक्वल टू x² + 4x। बस सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। 33x प्लस 132 इज इक्वल टू, नहीं आएगा अभी, 35 भी है, 35x इज इक्वल टू x² + 4x। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा मेरा 33 प्लस 35 इज 68x। 68x में से, चलिए अभी इसको ऐसे लिख देता हूँ, प्लस 132 इज इक्वल टू x² + 4x। तो x², ध्यान से देखिएगा, x², ये 68 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो -64x बच जाएगा। -132 की वैल्यू आ गई 0। अब 132 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो मेरे को पता है ये हो जाएगा 11 × 3 इज 33 × 2 इज 66 × 2 इज 132। अब इसमें से अगर हमको सॉल्व करना है तो इट विल बिकम -64। ओके, ये बन जाएगा हमारा 66 और 2, तो ये बन जाएगा x² - 66x प्लस 2x माइनस 132 इक्वल टू 0। x - 66 प्लस 2 x - 66 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरी एक तो -2 निकल गई और x की दूसरी वैल्यू मेरी 66 निकल गई। अब हमको पता है कि एज x इज द स्पीड, देयरफॉर x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ पे लिख देंगे इनिशियल स्पीड जो निकल के आ गई, दैट इज 66 किलोमीटर पर आवर। 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 5 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 5 नंबर के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना हो, आपको बड़ा नंबर दिख रहा है तो आप उसका आराम से डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करके भी आंसर निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आंसर, फाइनल आंसर हम लोग का निकल गया, दैट इज 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलिए, आई होप सेशन आपको अच्छा लगा, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे। टॉप 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अंदर के मैंने आप लोगों को बताया आज, है ना। आई होप क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करेंगे। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होता है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट मेक श्योर जितने भी दिन हम लोग के बचे हैं, हर एक क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं वो क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। कोई भी डाउट, क्वेरी हमारा किसी भी क्वेश्चन में नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। और एक सेशन और मैं ऐसा आप लोग के लिए लेकर आऊँगा जिसमें टॉप 10 क्वेश्चंस आपके होंगे और टारगेट एक ही होना चाहिए, दैट इज़ 80 on 80। वी हैव टू स्कोर 80 on 80। तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड प्रैक्टिस हार्ड।